हेलो। मॉड्यूल नहीं आई ना, नोट्स नहीं मिले ना। चलो आ जाओ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो आ जाओ फटाफट जल्दी से। कौन सा चैप्टर देख रहे थे? चैप्टर नंबर 3 देख रहे थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 से 20 नंबर के लिए आपके पेपर में पूछा जाता है ये इकलौता चैप्टर। ठीक है, चलिए आइए। ऑडिट रिस्क के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे। ऑडिट रिस्क क्या कहता है आपसे बताइए? ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि ऑडिटर ने कैसा ओपिनियन दिया, अच्छा कि बुरा? अच्छा दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है, खराब है, तो उसे बोला जाता है ऑडिट रिस्क। क्या बोला जाता है बोलो? मुझे बताइए, ऑडिट रिस्क अगर ज्यादा रह गई तो क्या ये रेगुलेटरी एक्शंस को भी इनिशिएट करने लगा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगा सकता है। फिर और क्या देखा था सर? मुझे बताइए, फिर देखा था ऑडिट रिस्क क्या होता है। ऑडिट रिस्क किसका फंक्शन है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आरएमएम और डीआर का। किसका? आरएमएम और डीआर। मुझे बताइए कौन सी ऐसी रिस्क होती है जिसके ऊपर एंटिटी का कंट्रोल होता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बराबर ऐसी कौन सी रिस्क है जिसके ऊपर ऑडिटर का कंट्रोल होता है? अरे बोलो, डिटेक्शन रिस्क। चलिए आइए ध्यान दो। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है सर? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन, या रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड बिफोर ऑडिट की आफ्टर ऑडिट। सभी लोग बोलो बिफोर ऑडिट। कब? बिफोर की आफ्टर? बिफोर ऑडिट। मुझे बताइए मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? आपने क्या सोचा था और आपने क्या किया, या क्या करना चाहिए था और आपने क्या किया, दोनों के बीच में अगर डिफरेंस होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिसस्टेटमेंट कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? मिसस्टेटमेंट कहते हैं। फिर अपन ने और क्या देखा सर? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो लेवल पे हो सकता है। पहला कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। दूसरा कौन सा? असर्शन। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब क्या होता है? ऐसी रिस्क जो प्रेजेंट एवरीवेयर है, यानी कि परवेजिव है। क्या है बोलो जल्दी से? परवेजिव है सर। ऐसी रिस्क जो केवल और केवल किसी एक असर्शन के ऊपर, जैसे मान लीजिए सिर्फ डेटर्स के ऊपर है, या सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर है, या सिर्फ किसी डिस्क्लोजर के ऊपर है, तो मैं कहूंगा वो रिस्क को क्या बोला जाता है? कौन से लेवल पर? असर्शन लेवल। कौन से लेवल पर बोलो? असर्शन लेवल। फिर अपन लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ आरएमएम देखना चालू किया था। दो कंपोनेंट्स है, इनहेरिटेंट रिस्क और दूसरा कौन सा है? कंट्रोल रिस्क। ऐसी कौन सी रिस्क जो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के अंदर मौजूद है, यानी कि कंट्रोल लगने से पहले जो रिस्क ऑर्गेनाइजेशन में, उसे बोला जाता है इनहेरिटेंट रिस्क। समझ रहे? लेकिन मैंने कंट्रोल लगाया, लेकिन कंट्रोल वाहियात निकले और वो रोक नहीं पाए मेरे इसको, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसे क्या बोला जाता है? कंट्रोल रिस्क। क्या बोला जाता है बोलो? कंट्रोल रिस्क। ठीक है, तो देखो बिफोर कंसीडरेशन, देख रहे हैं ना शब्द को, देख रहे हैं बिफोर? तो बिफोर कंसीडरेशन ऑफ कंट्रोल्स जो रिस्क मौजूद होती है उसे बोला जाता है इनहेरिटेंट रिस्क। और आफ्टर कंट्रोल्स वो रोक नहीं पा रहे तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो ना। कंट्रोल रिस्क। देखो कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या होता है कि आपके कंट्रोल पीडीसी नहीं कर पाए। पीडीसी का मतलब होता है प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाए। समझ रहे? प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाते टाइमली बेसिस पर इंटरनल कंट्रोल, तो उसे क्या कहा जाता है सर? उस चीज को कंट्रोल रिस्क कहते हैं। समझे क्या आप बात को? बोलो, है ना? आओ फिर डिटेक्शन रिस्क हमने क्या देखा था? ऐसे 200 डिटेक्शन रिस्क के बारे में बात करता है, जो ये कहता है कि ऑडिटर को ऑडिट रिस्क को क्या करना होगा? एक्सेप्टेबल लो लेवल पे करना होता है। समझ रहे आप बात को? और इसमें भी सुनिए, और इसमें वो रिस्क की ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट विच आर प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसे क्या बोला जाता है? डिटेक्शन करने में रिस्क आना। क्या होना बोलो? डिटेक्शन करने में रिस्क आना, उसे बोला जाता है डिटेक्शन रिस्क। बराबर है क्या इतना? तो कौन सी रिस्क ऑडिटर के हाथ में है? डिटेक्शन रिस्क। मतलब सर ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल पे करने की जो क्षमता ऑडिटर के पास है वो केवल एक रिस्क के थ्रू हो सकती है, और वो कौन सी है? डिटेक्शन रिस्क। क्योंकि इनहेरिटेंट और उस रिस्क के ऊपर क्या मेरा कंट्रोल है? क्या मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। क्या बात को समझे सारे लोग? बोलो ना, है ना? चलिए आइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, डिटेक्शन रिस्क में दो प्रकार की रिस्क होती है, एक सैंपलिंग रिस्क, नॉन सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क का मतलब क्या होता है? मैंने पॉपुलेशन से सैंपल निकाला और सैंपल पे चेकिंग किया, बराबर ना? अब ये जो चेकिंग करके मेरा आउटकम निकला, ये आउटकम अलग निकलना एज कंपेयर टू अगर मैं पूरे पॉपुलेशन पे ऑडिट करता और जो मेरा कंक्लूजन निकलता, अगर ये दोनों में डिफरेंसेस आ रहा है तो मैं क्या कहूंगा? इसे
बोला जाता है क्या, सैम्पलिंग रिस्क। क्या बोला जाता है बोलो, सैम्पलिंग रिस्क। जमा इतना अभी तक। नॉन सैम्पलिंग रिस्क का मतलब क्या होता है, जो सैम्पलिंग से रिलेटेड नहीं है, मतलब अदर देन सैंपल को छोड़ के कोई भी रिस्क जिसके ऊपर ऑडिटर का इंफ्लुएंस है, तो उसे अपन लोग कहते हैं नॉन सैम्पलिंग रिस्क। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ऑडिट रिस्क के अंदर दो चीजें इंक्लूडेड नहीं होती है, एक बिजनेस रिस्क इंक्लूड नहीं होता और दूसरा क्या, कौन सा, कि ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और फिर भी ऑडिटर कैसा ओपिनियन दे रहा है, खराब ओपिनियन दे रहा है, तो उसे बोला जाता है ये सैम्पलिंग रिस्क का, ये सॉरी ये अपने ऑडिट रिस्क का पार्ट होने वाला है क्या, बोलो होने वाला है क्या, नहीं सर। अच्छा, असेसमेंट ऑफ द रिस्क से रिलेटेड, कि रिस्क का कितना इंफ्लुएंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये किसके जजमेंट के ऊपर, ये क्या है, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है। क्या है बोलो जल्दी से, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मतलब ऑडिटर बोलेगा, अगर ऑडिटर को लग रहा है कि हाँ यार आरएमएम तो बहुत ज्यादा लग रहा है, तो ऑडिटर वैसे कंसिडर करे। अगर ऑडिटर को वो सारी चीजें नहीं लग रही है, तो अपने को कोई लेना देना है क्या, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो आओ, परसों आपको मिलेंगे, कल आपकी छुट्टी है ना शायद, कल पक्के छुट्टी है क्या, एक आधा क्लास वास रखना है क्या, आज तो लॉ भी नहीं था आपका, क्या था, क्या था, क्या बोले आपने, क्या था, तो बोल रहे थे वहां पे, बोले मैंने बोला, मैं तो नहीं बोला हूँ। अरे बोलो यार बिंदास, क्या बोल रहे थे, सभी नहीं बोल रहे थे तो बोल कौन रहा था फिर, है ना। केशव क्या बोल रहे थे तुम, देखो बोले ये ऐसे ऐसे, ये सही होता है, चलो बढ़िया। उसके अकेलों की लो बोले ऐसे। अरे बेटा कल क्लास आऊंगे ना, कल आपको डांस करने मिलेगा, झूठ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से वो जाते हिल टॉप के राजा है ना, बहुत मजा आएगा। चले गए क्या, नहीं ना, आज शाम में जाएंगे, कल जाते हैं शायद, ऐसा कुछ होता है। आपको ऐसे बता आज जा रहे करके, 2 दिन बाद कैसे जाएंगे, कल देखो, कल या पहले होता है, बाद में थोड़ी होता है कभी। चलो बस बस बस, सुनो सुनो, आ जाओ। चलो मैं जानता हूँ आप नहीं आएंगे करके, पता है मुझे, इसलिए परसों आपको नोट्स मिलने वाले, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आओ, किसी दिन संडे को क्लास रखूंगा तो ऐसी तालियां बजाना, ठीक है ना, आओ। चलो सुनो, ध्यान दो। कंबाइंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कौन सा, रिस्क ऑफ, बस शांत रहना आप। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है बोलो जल्दी से सर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में इनहेरिटेंट रिस्क आता है, और क्या क्या आता है बोलो फटाफट, और कंट्रोल रिस्क आता है, इनहेरिटेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क आता है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एसए 315, किसके बारे में बात करो बोलो, एसए 315, एसए 315 ना कभी ऐसा कहता ही नहीं है कि इनहेरिटेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क अलग अलग है करके, समझिए बात को। अगर मैं ऐसे 315 की या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात करूंगा ना, उनके लिए अगर कोई है तो केवल और केवल आरएमएम है, समझना, उनके लिए ये आईआर अलग, सीआर अलग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको चाहिए पूरा के पूरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी कि उनको चाहिए कि अपन ने कंबाइन में असेस करना है, किसको, आरएमएम को। आप ये नहीं बोल सकते मैं आईआर को डिटरमाइन कर लेता हूं, सीआर को छोड़ देता हूं, या सीआर को डिटरमाइन कर लेता हूं, आईआर को छोड़ देता हूं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्लियर कट आपसे कहता है कि असेसमेंट तो आप कंबाइंड ही करोगे, लेकिन अगर ऑडिटर को असेसमेंट अगर कंबाइन करने बोला तो एक साथ, तो मैं समझना बात को, एक साथ मैं आरएमएम नहीं देख सकता। मेरे को आरएमएम देखने के लिए आईआर को अलग से कंसीडर करना और सीआर को अलग से कंसीडर करना, और उसके बेसिस पर आरएमएम पे जजमेंट देना, यही मेरे पास एकमात्र रास्ता बनता है। लेकिन अगर यहां पे आप सोच के देखो, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कह देता कि एक काम करो, आप आईआर को भी करना और उसके बाद आप सीआर को करना, तो ऐसे केस के अंदर ऑडिटर के पास ऑप्शन आने के चांसेस हो जाते थे कि एक काम करता हूं, सीआर को चेक कर लेता हूं, इसको छोड़ देता हूं आईआर को, है ना। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपने क्या करना है, कंबाइंड असेसमेंट करना है। क्या करना है बोलो, कंबाइंड असेसमेंट, सभी लोग बोलो क्या करना है, कंबाइंड असेसमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रही है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डू नॉट ऑर्डिनरीली रिफर्स टू द इनहेरिटेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क सेपरेटली, बट रादर टू अ कंबाइंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो वो क्या बात करता है कि हमें क्या चाहिए, कंबाइंड असेसमेंट चाहिए सर। अब देखो, हाउएवर मतलब कुछ तो भी पलटी मार रहा है, कुछ तो भी अलग कहना है, जो पहले लाइन बोला था उससे उल्टा कुछ कहना है इनको, ठीक है। हाउएवर ऑडिटर में मेक अ सेपरेट या कंबाइंड असेसमेंट ऑफ इनहेरिटेंट रिस्क या कंट्रोल रिस्क डिपेंडिंग अपॉन द प्रिफर्ड ऑडिट टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज एंड द प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या कि आरएमएम को ढूंढना ये ऑडिटर के लिए, ये ऑडिटर्स चॉइस है करके, ऐसा बोल सकता
मतलब कि ये ऑडिटर का जजमेंट है करके ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? समझ रहे क्या बात को? बोलो ना जल्दी से, है ना। लेकिन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसा कुछ कहता है क्या? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या कहता है? हमको क्या चाहिए? हमको तो कंबाइंड असेसमेंट समझता है ऑडिटर। तुम कैसे भी पहुंचो आरएमएम पे, हमें कोई लेना देना नहीं। आप पहले सीआर निकालो, बाद में आर निकालो, पहले आर निकालो, बाद में सीआर निकालो, ये सब आप अपना देखो। हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए बोलो? आरएमएम चाहिए। बोलो क्या चाहिए? आरएमएम। देखो, द असेसमेंट ऑफ द आरएमएम मे बी एक्सप्रेस्ड इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स। आप यहाँ पे बोल सकते हो क्वांटिटेटिव टर्म्स में, जैसे परसेंटेज के टर्म्स में बोल सकते हो कि हमने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 से 3% का वेरिएशन आ सकता है करके, समझना। या 0.5%, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कंपनीज एक्ट लिमिट डालता है। कंपनीज एक्ट कहता है कि आपके जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर का 1%, क्या मैंने समझना, टोटल एक्सपेंडिचर का 1% के ऊपर अगर कोई इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर आपका गया है तो आपके लिए वो मटेरियल आइटम होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ आपके साथ 1 लाख का मैंने आपको अमाउंट बताया, ठीक है, 1 लाख का 1% कितना होने वाला है यहाँ पे? 1,000 रुपए। तो इनका कहना है कि जब आप टोटल एक्सपेंडिचर की लिस्ट देखोगे और उसमें 1,000 से ऊपर का कोई भी आपको खर्चा नजर आया तो समझ जाना बात को, वो आपके लिए मटेरियल है। मतलब कि ऑडिटर ने मटेरियल आइटम में क्या कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करना है, क्या करना है। उसके अलावा उसका ही दूसरा मतलब बता रहा हूं मैं। मान लीजिए कोई खर्चा 990 रुपए का है, तो ऑडिटर क्या बोलेगा, इसको मुझे ज्यादा डिटेल में देखने, इसको मुझे ना ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, समझना। इसको मैं थोड़ा सा कम डिटेल में देख लूंगा तो भी क्या बात मेरी बन सकती है क्या? हाँ। लेकिन क्या इसके ऊपर कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करना जरूरी है क्या? बिल्कुल। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होंगी कि सर ऐसे 990 990 900 800 900 800 करते हुए तो कितने सारी चीजें हो जाएंगी, तो उसके ऊपर भी तो कॉन्फिडेंस लगेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको आपने कंप्लीटली नहीं छोड़ना है, इस पे भी कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन जो लेवल ऑफ चेकिंग इस अमाउंट के लिए चाहिए 1,000 के लिए या 1,000 प्लस के लिए, उतना लेवल ऑफ चेकिंग आपको यहाँ पे लगने वाला है क्या? यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको सेपरेट आइटम में कॉन्फिडेंस रखना, और जब क्लब करोगे तो आपको फिर चेक करके देखना है मटेरियल से ऊपर तो नहीं जा रहे अपन, है ना। उसके बारे में चलो आओ देखेंगे, आओ। सच एज परसेंटेज टर्म्स, और दूसरा क्या नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स भी दिया जा सकता है क्या? हाँ, नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स भी यहाँ पे दिया जा सकता है। देखो, इन एनी केस नीड फॉर द ऑडिटर्स टू मेक अप्रोप्रिएट रिस्क असेसमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट डिफरेंट अप्रोचेस व्हाट दे आर मेड। मतलब सिंपल सी बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अप्रोच से, हमको क्या चाहिए? अपने को तो केवल और केवल आरएमएम चाहिए, बस इतना इनका कहना है। इररिस्पेक्टिव ऑफ अप्रोच आप कोई भी यूज करो, हमें क्या चाहिए? आरएमएम चाहिए। समझ गए सारे लोग बात को? कम ऑन एवरीवन, समझा? तो मैंने क्या कहा, क्या इंडिविजुअल असेसमेंट पर रोक है क्या? रोक नहीं है, ऑडिटर कर सकता है। क्या स्टैंडर्ड बोलता है कि हमको इंडिविजुअल करके दो? नहीं, स्टैंडर्ड को क्या चाहिए? जॉइंट चाहिए, बराबर है ना। चलिए आइए देखो क्या बोला यहाँ पे, इंक्लूडेड ऑडिट रिस्क में क्या आता है? अरे यार बहुत ही, चलो जॉइंट क्या चाहिए इनको? जॉइंट असेसमेंट ऑफ आरएमएम चाहिए, ठीक है। आइए यहाँ पे लोग 18 रुपए के बारे में बात कर रहे हैं। आइए देखो, ऑडिट रिस्क के बारे में मैं बात करूं तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। किसके बारे में बात कर रहे हैं बोलो? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा 20 की हो गई क्या वो? देखो चलो अब देखो, अब ऑडिट रिस्क में, या इसको इंडिविजुअली ऐसा अगर मैं तोड़ू तो बोल सकता हूँ क्या? इनहेरिटेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क या डिटेक्शन रिस्क, ऐसा नाम दे सकता हूँ क्या? अरे बोलो ना, ऐसा नाम दे सकते हैं क्या? एक ही बात है, मैथ से पता है आपको। अरे बोलो ना यार। आओ देखो, बात करेंगे इलस्ट्रेशन 1 के बारे में, इसको पढ़ो। देखो क्या, XYZ लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस एंड रनिंग ऑफ अ सेवरल स्टोर्स dealing with a variety of the items such as ready-made garments, all season shoes, gift items, watches, etc. There are security tags on each and every item. Moreover, inventory records are physically verified on monthly basis. डिस्कस द टाइप ऑफ इनहेरिटेंट कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क एज परसीव बाय द ऑडिटर। मतलब आपको ये केस ऐसा दे के रखा है, अब आपको जजमेंट करके बताना है इसके अंदर आईआर क्या होगा, सीआर क्या होगा, और बाकी सब चीजें, और कौन सा, और डिटेक्शन रिस्क कौन सी होंगी। सबसे पहले आईआर का मतलब क्या होता है? कंट्रोल लगाना। देखो कंट्रोल तो लगाया ना, फिजिकल रिकॉर्ड्स लगाना, सिक्योरिटी टैग्स करना, ये सब क्या हो गया बेटा? ये सब कंट्रोल है। समझ रहा बात को? ये सब तो कंट्रोल है। तो कंट्रोल लगाने से पहले कौन सी रिस्क हो सकती है? कि ये सारे के सारे जितने भी चीजें, ये चोरी होने का डर,
बराबर है ना। चोरी हो सकते, मिस अप्रोप्रिएट हो सकते, एम्प्लॉयज लेके भाग जाए या फुकट में किसी को दे दे या खराब हो जाए, ये सब चीजें क्या होगा, इनहेरिटेंट रिस्क है। बराबर है, सही है। अब मान लो मैंने कंट्रोल लगाए, मतलब सिक्योरिटी टैग्स लगाया और उसके अलावा फिजिकली मैं वेरीफाई भी कर रहा हूं। अब क्या कंट्रोल रिस्क भी हो सकती है? क्या हो सकती है। मान लो एम्प्लॉयज के बीच में कल्यूजन हो गया। कल्यूजन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज लोग मिलके प्लान बनाते हैं कि एक काम करेंगे, आइटम्स को और बुक्स ऑफ अकाउंट्स दोनों को एडजस्ट कर डालते हैं करके। तो मैं कहूंगा आपके साथ इसे बोला जाता है कंट्रोल रिस्क। मतलब कि कंट्रोल लगाया लेकिन हमारे कंट्रोल उतने अच्छे नहीं है कि सामने वाले के साजिश को रोक सके करके। बराबर है, उसको बोला जाता है कंट्रोल रिस्क। अब सर तीसरी प्रकार की रिस्क कौन सी होंगी? डिटेक्शन रिस्क। मान लो ऑडिटर यहां पे आता है और ऑडिटर को मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं दिया, या मैंने ऑडिटर, मान लो ऑडिटर इन्वेंट्री को चेक भी करता है लेकिन ऑडिटर तो सैंपलिंग बेसिस पे चेक करेगा। हो सकता है उसको गलती ही ना पता चले कि कौन से इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैश सेल करके, जो एम्प्लॉयज है उसने कैश सेल बता दिया तो इन्वेंट्री भी कम हो गई, समझना। और कैश का ट्रेसिंग तो कहीं पे भी नहीं है ना, कैश बैंक में गया या नहीं गया मुझे कैसे पता, या ऑडिटर को थोड़ी पता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या हो सकता है कि ऑडिटर डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कि कुछ जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री एक्चुअल में तो मौजूद ही नहीं है, या एक्चुअल में उसका कभी सेल हुआ ही नहीं है, वो बस मिस अप्रोप्रिएट कर दी गई है। किसके द्वारा? एम्प्लॉयज के द्वारा। अब आप सोच के देखो, गोडाउन भर के अगर स्टॉक होगा तो ऑडिटर हर एक स्टॉक को थोड़ी देखने वाला है। वो बोलेंगे अच्छा ये नंबर की चीजें बताओ, ये नंबर की चीजें बताओ, आपने बस बता दिए, बॉक्सेस बता दिए, किस्सा हो गया खत्म। मैं आपको बताता हूं, एक बार कैडबरी का स्टॉक ऑडिट, मैं नहीं गया था, एक मेरा फ्रेंड है वो कैडबरी के स्टॉक ऑडिट में गया था, ठीक है। तो कैडबरी के स्टॉक ऑडिट में पूरे से बॉक्सेस, एक में 5 स्टार, एक में डेयरी मिल्क, ऐसे पूरे उनके स्टॉक्स है, ठीक है। अब इमेजिन करो, अब उसमें जो छोटा बॉक्स आता है 5 स्टार का, ठीक है। तो उसने बताया जब हम लोगों ने, हमने ऐसा सैंपलिंग किए थे कि एक काम करते हैं 5 स्टार को पूरा 100% चेकिंग करेंगे। 5 स्टार के लगभग 2000 यूनिट्स होने चाहिए थे, एक बॉक्स में 100 आते हैं, तो इस प्रकार से 20 बॉक्सेस होने चाहिए थे। उनको बॉक्स की काउंटिंग पूरी नजर आ रही है। तो अब लेकिन क्या चेक करना था कि बॉक्स के अंदर क्या 100 यूनिट है या नहीं है, ये भी तो चेक करना जरूरी है ना। तो उन्होंने कहा एक काम करो, सबसे ऊपर का बॉक्स निकालो, फिर जो पीछे लेयर है उसमें बीच का बॉक्स निकालो, ऊपर का बॉक्स, ऐसे सैंपलिंग करके 6 यूनिट्स निकाले या 6 बॉक्सेस निकाले। तो उसमें से 2 बॉक्सेस खाली, मतलब सिर्फ पेजेस, कागज भर के उसको रख दिए गए थे, समझना बात को। अब ये क्या हुआ? मिस अप्रोप्रिएशन हुआ। स्टॉक था ही नहीं लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टॉक नजर आ रहा है, ऑडिटर को समझ में आ गया, क्या आ गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर ऑडिटर ऐसा होता, ठीक है 20 बॉक्सेस होंगे ही 100, इसमें गड़बड़ क्या होने वाली है करके, ऐसे करके क्या डिटेक्शन रिस्क आ सकती है क्या यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है। यही एक प्राइमा फेसिया रीजन बनता है ऑडिट रिस्क का ऑडिटर के लिए, बाकी और कोई इसके लिए रिस्क नहीं। इनहेरिटेंट और कंट्रोल रिस्क को कौन देखता है? वो ऑर्गेनाइजेशन देखने वाला है, समझे सारे लोग। आइए इसको गो थ्रू करेंगे, रीड करेंगे सारे लोग, फटाफट रीड करो इसको। सोल्यूशन को आपको रीड करना है। पढ़े? कंट्रोल रिस्क भी हो गया आपका, पढ़े क्या, बोलो ना। वही है जो अपन ने देखा। और ये देखो तीसरा डिटेक्शन रिस्क। किसका? हाँ, और क्या करोगे देख के? मान लो फॉर एग्जांपल किसी इसमें 10,000 का मेरा रिसीवेबल था, मैंने 10,000 किसी को सैलरी बांट दिया है, किसी को पेमेंट कर दिया मैंने, तो उस समय तो जीरो डिपॉजिट था लेकिन सेल तो हुआ है मेरा।
अब एक एक कितने बिल चेक करेंगे ऑडिटर? टाइम कम है ना अपने पास, अपन ने ऑलरेडी देखा था डिफरेंट ऑडिट, ऑडिट जो इनहेरिटेंट लिमिटेशन है वही तो पार्ट है कि समय कम है और अपने को ओपिनियन देना है जल्दी से, ऐसा। चलो हो गया क्या? बोलिए डन है। इलस्ट्रेशन 2 देखेंगे, देखो क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन 2, सभी लोग फोकस करना, देखो यहाँ पे। ऑडिटर चेक्स द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस कंट्रोल, नहीं ये नहीं, सॉरी, देखो द पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स HT and Associates were appointed to audit of the books of accounts of Wind and Ice Limited for the financial year 2021. There was a risk that HT and Associates would give an inappropriate opinion if financial statement of Wind and Ice are materially misstated. मतलब देखो क्या बोला, मटेरियली मिसस्टेटेड है और मैं खराब ओपिनियन दूंगा, मतलब मैंने कैसा ओपिनियन दिया, मैंने कहा अच्छा ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एक्चुअल में वो क्या है बेटा, खराब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसी चीज को क्या कहते हैं अपन लोग, इसको क्या कहते हैं, ऑडिट रिस्क कहते हैं, बराबर है ना। स्टेट द रिस्क मेंशन, तो इसे बोला जाता है ऑडिट रिस्क। देखो यही लिखाऊंगा ऑडिट रिस्क, है ना, नोन एज ऑडिट रिस्क, बराबर है। समझ रहे हैं क्या बात को, बोलो जल्दी से। आइए अब हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपना चालू होने जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये चैप्टर का सबसे बड़ा क्रक्स है आपका ये वाली चीज, और इनफैक्ट ऑडिट का भी बहुत बड़ा क्रक्स है। ऐसे 315 अपन लोग देख रहे हैं, आपने ऐसे 315 का नाम लिखा है बुक्स, अपने बुक में लिखो जल्दी से, क्या नाम है देखो, identifying and assessing risk of material misstatement through understanding the entity and its environment। ये हो गया क्या आपका लिख के, आवाज क्यों कर रहे हो इतना? चलो देखो, सुनो सुनो सुनो, ध्यान देना। अभी तक अपन लोग क्या देख रहे थे सर, अभी तक अपन लोग रिस्क को देख रहे थे, है ना, कौन से इसको देख रहे थे, ऑडिट रिस्क के बारे में अपन लोग बहुत सारे चीजों को पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पे सुनो सर, अभी तक कौन से रिस्क देखा अपन लोगों ने, एक सबसे पहले कौन से रिस्क थे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, से भी पहले एक पढ़ा था ऑडिट रिस्क, है ना, ऑडिट रिस्क पढ़ा, और क्या पढ़ा बोलो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और इसके बाद क्या पढ़ा था, डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो क्या पढ़े अपन ने, और CR, अच्छा, और ये क्या है, बराबर है, ये रिस्क हो गए अपने पूरे पढ़ के। इसके अलावा भी और कुछ पढ़े क्या, नहीं पढ़े, है ना, अभी तक सिर्फ इतने ही रिस्क देखे, ठीक है। अब देखो इनका क्या कहना है, सुनना, ऐसे 315 क्या कहता है, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ऐसे 3 कहता है, ऐसे 315 कहता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, किसके बारे में बात करता है देखो, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब इनका कहना है कि ये जो RMM है ना, हम लोग RMM को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, समझना, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यानी कि इनहेरिटेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को अगर, अब देखो हम देखते तो हम लोग इकट्ठा है, अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि देखते अपन इकट्ठा है, तो स्टैंडर्ड किसके बारे में बात करता है, हमेशा RMM से रिलेटेड बात करता है। तो इनका कहना है, ऐसे 315 कहता है कि आप RMM को देख पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे,
जब आप एंटिटी को समझेंगे, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। आप लोगों ने एंटिटी के एनवायरमेंट के बारे में एक चीज पढ़ा है, पेस्टले एनालिसिस, है ना, जो कहता है पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्निकल, सोशल, वो सब चीजों के बारे में बात करता है वो, बराबर ना। तो ये हो गया एनवायरमेंट का पार्ट, बराबर। और आपको एंटिटी को भी समझना है, सिर्फ एंटिटी के देखो, एंटिटी के बाहर का एनवायरमेंट एंटिटी को अफेक्ट करता है। जैसे नोकिया ने टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं किए थे तो कंपनी बंद हो गई, माइक्रोसॉफ्ट को बिक गई, बराबर है। ये हुआ बाहर का पोर्शन, मतलब एनवायरमेंट को समझ के जो आपने एनालिसिस किया। लेकिन कभी कभार खुद के कंपनी के अंदर भी कुछ तो भी गड़बड़ हो सकती है, समझना बात। जैसे याद है किंगफिशर के अंदर, वहां पे एंटिटी के बाहर से कुछ इंफ्लुएंस नहीं हुआ, खुद के जो प्रमोटर डायरेक्टर थे वो एक नंबर के घोटलेबाज थे, तो ऐसे केस में क्या हुआ, कंपनी बंद हो गई। अरे यार, ये इंटरनल हुआ ना। तो ये क्या हुआ, आपको इनका कहना है कि आपने आरएमएम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आरएमएम किसका, एंटिटी का भी और एंटिटी के एनवायरमेंट का भी, समझ रहे हो बात को, क्योंकि देखो दोनों चीजें एंटिटी को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है। तो आप रिस्क को आइडेंटिफाई करो, आगे क्या करना है हम आगे बताएंगे आपको। अभी इनका कहना है पहले रिस्क को तो ढूंढ तू, उसके बाद देखेंगे क्या करना है ना। ऐसा ऐसे कह रहा है, किससे कह रहा है, ऑडिटर से कह रहा है, समझ रहे। देखो क्या, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस आरएमएम, ठीक है। किसके कारण आरएमएम आ सकता है, वही घिसी पिटी लाइन है, फ्रॉड है और एरर है। कौन से लेवल पे आ सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल के ऊपर आ सकता है। देखो यहाँ पे the objective of the auditor is to identify and assess RMM whether due to fraud or error, कौन से at a financial statement and assertion levels, बराबर इतना समझ रहे सारे लोग। assertion level का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल्स, कहा कौन सी तीन लेवल से, मतलब कौन से तीन डॉक्यूमेंट से, पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये तीन लेवल असर्शन पे होते हैं, बराबर है। याद आ रहा है ना आपको असर्शन क्या होता है, फिक्स्ड असेट एक असर्शन है, डेटर्स एक असर्शन है, तो उसे अपन लोग असर्शन यहाँ पे कहते हैं, बराबर है ना। आइए अब देखो, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। अब ये बहुत घातक पॉइंट दिया, इनका कहना है सिर्फ वही नहीं, आपको एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को भी समझना है। ये तो हम एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को बाय डिफॉल्ट समझेंगे ना। मुझे बताइए कौन से रिस्क को जब आप आइडेंटिफाई करते हो आरएमएम में, जिससे आपको इंटरनल कंट्रोल को पढ़ना जरूरी है, कौन सी ऐसी रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, बराबर है। अरे कंट्रोल निकम्मे है, ये आपको कब पता चलेगा, जब कंट्रोल को देखोगे। अब किसी पे बच्चे ने पेपर वाहियात लिखा, ये मुझे कैसे समझेगा, जब मैं पेपर को देखूंगा, समझ रहे, पेपर को ही नहीं देखा कैसे बोल सकते ये तो फेल है, ऐसा तो बोल नहीं सकते ना। समझो आप बात को, कब बोलेंगे कि पेपर बहुत खराब है, जब पेपर को एक्चुअली में देखा तब बोल सकते हैं। उसी प्रकार से कंट्रोल को देखेंगे तब बोलेंगे ना कि कंट्रोल रिस्क है, ऐसे ही कैसे बोल दूंगे कंट्रोल खराब है करके, नहीं बोल सकते। तो इसलिए बोला गया एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को, किसको, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को, उसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक समझा है सारे लोग, आ जाइए अब देखो, देयर बाय प्रोवाइडिंग डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड आरएमएम। अब क्या होगा, जब आपने एंटिटी के एनवायरमेंट को देखा, इंटरनल कंट्रोल को देखा, एंटिटी को देखा, तो इससे आपको नजर आएंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, समझना। और ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे आप बनाओगे आपके रिस्पॉन्स, क्या बनाओगे बोलो, रिस्पॉन्स। आप अपने रिस्पॉन्स बनाओगे कि ये रिस्क को, देखो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क को क्या करो, एक्सेप्टेबल लो लेवल पे करो। अब रिस्क मुझे नजर आ गई और मैं रिस्पॉन्स बनाने का मतलब क्या है, मैं एक्सेप्टेबल लेवल पर लाऊंगा क्या ऑडिट रिस्क को अपने। यस, समझ रहे आप बात, अरे बोलो थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, इतना समझ रहे क्या जो मैं कह रहा हूं, है ना। आइए देखो, दिस विल हेल्प द ऑडिटर टू रिड्यूस द आरएमएम टू द एक्सेप्टेबल लो लेवल। देखिए समझिए बात को, हो क्या रहा है मैं आपको समझा रहा हूं, फोकस करना स्क्रीन के ऊपर, ध्यान दो। देखो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को समझने के लिए जब आप जा रहे हो तो आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। पहले एंटिटी को समझो, उसके अलावा उसके एनवायरमेंट को समझो, और एंटिटी के एनवायरमेंट में ही आता है उसके इंटरनल कंट्रोल आते हैं, समझना। एंटिटी के, जब एंटिटी को समझ रहे हो मतलब ही उसके एनवायरमेंट को भी समझ रहे हो, और मतलब ही आप उसके इंटरनल कंट्रोल को समझ रहे हो। ये जब तीनों चीजों को या ये दोनों चीजों को जब मैं चेक करता हूं तो मुझे क्या आइडेंटिफाई होती है, मुझे रिस्क आइडेंटिफाई या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई होते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड के कारण भी हो सकते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एरर के कारण भी हो सकते हैं। दो लेवल पे हो सकते हैं दोस्तों, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी हो सकते हैं और दूसरा असर्शन लेवल पे हो सकते हैं, बराबर इतना। अब देखो इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुए, क्या आपको लगता
लगता नहीं इसको असेस, क्या बोला मैंने, क्या आपको लगता नहीं इसको असेस करना जरूरी है करके? अरे कितने हद तक रिस्क अपने को इंपैक्ट कर रही है उसको भी तो देखना होगा ना, क्योंकि जितने, अब समझिए क्यों, क्योंकि अगर रिस्क ज्यादा है तो मेरी ऑडिट रिस्क भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ आरएमएम एंड डीआर। अगर आरएमएम बढ़ा, सुनो ना, आरएमएम बढ़ा तो डीआर तो बढ़ने ही वाला है, विषय नहीं है उसमें, और उसके कारण ऑडिट रिस्क भी बढ़ेंगे। लेकिन मुझे ऑडिट रिस्क को क्या करना है, एक्सेप्टेबल लो लेवल पे रखना है, इसलिए इसको असेस करके मैं वो सारे टेक्निक्स लगाऊंगा जिससे मेरी ऑडिट रिस्क क्या हो, लो, बोलो ना, लो लेवल पर हो। समझ रहे हैं क्या? क्या बात को समझ रहे? एब्जॉर्ब करो, जो मैंने इतना सारी चीजें लिखा ना उसको देखो, 2-4 बार देखो क्या लिखा गया है करके। ठीक है, हो गया क्या? देख लिया आप लोगों ने? बोलो एक बार इसको रीड करो, ये वाले इसको रीड करो, इसको रीड करो जल्दी से। चलो आगे देखेंगे, ध्यान दो। देखो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज स्टेटेड इन एस ए 315, क्या है इसका, टू आइडेंटिफाई एंड असेस आरएमएम। सबसे पहला, ऑडिटर शाल आइडेंटिफाई एंड असेस आरएमएम एट 2 लेवल्स। कौन से? एक तो एफएस लेवल और दूसरा कौन सा, असर्शन लेवल। असर्शन 3 जगह होते हैं, पीएनएल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स। कौन से रिपीटेड कंटेंट है क्या, बोलो? आइए देखो, टू प्रोवाइड बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। मतलब देखो क्या हो रहा है, ऐसे 315 केवल और केवल आपसे जो बातचीत करता है ना, वो केवल रिस्क आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड करता है। उसका काम, ऐसे 315 का काम केवल रिस्क को ढूंढना है बेटा, बाकी उसको कुछ भी नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। अब ये जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किए, इसका क्या इंपैक्ट दूसरे इस पे आ रहा है, या इसका क्या इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पड़ रहा है, ये ऐसे 330 आपसे कहता है। कौन कहता है, बोलो? ऐसे 330, 315 करता है आइडेंटिफाई और 330 करता है असेस। क्या करता है 330, बोलो? असेस करता है। ठीक है, चलो अब देखो फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग आरएमएम द ऑडिटर शाल, ऑडिटर को क्या करना होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग कंट्रोल्स दैट रिलेट टू द रिस्क, एंड बाय कंसिडरिंग द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सबसे पहली चीज क्या करेगा, वो देखेगा या समझेगा किसको, एंटिटी को, उसके एनवायरमेंट को और कंट्रोल्स को। क्या वही है क्या जो अपने चार्ट में लिखा गया था, बराबर है? अब देखिए उसके बाद, assess the identify risk and evaluate whether they relate more pervasively to financial statement। मतलब देखो, अगर मैं कहता हूं रिस्क इज प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे बजा दिया है कंपनी की, बराबर। लेकिन अगर सर रिस्क है कोई स्पेसिफिक असर्शन से रिलेटेड, तो मैं कहूंगा रिस्क कौन से लेवल पे है, असर्शन के लेवल पे है, बराबर है? इतना सभी लोग बोलो, बराबर जम रहा है क्या आपको इतना? कम ऑन एवरीवन, आ जाएंगे नेक्स्ट। देखो फिर, relate the identified risk to what can go wrong at assertion level, taking into account relevant controls that control intends to check। मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी
रिस्क आपको आइडेंटिफाई हुए, मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैश सेल के अंदर है ना बहुत बड़ा घपला है करके, तो अब अगर कैश सेल में मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ पे घपला नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सोचूंगा हो सकता है कैश में अगर फ्रॉड रहा तो मेरे बैलेंस शीट में कैश की जो फिगर है वो एक्चुअल में उतनी तो है ही नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट से कुछ और है और एक्चुअल में कैश कुछ और है। समझ रहे हैं आप बात को, ये व्हाट कैन गो रॉन्ग हुआ, मतलब अगर मुझे आइडेंटिफाई होता है कि कैश में गड़बड़ के चांसेस नजर आ रहे हैं या ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसके कारण कैश में कुछ गड़बड़ है, कुछ एरर है, तो मैं कहूंगा आपके साथ कि मेरे असर्शन कौन सा अफेक्टेड है, बोलो कैश वाला असर्शन अफेक्टेड है। या ऐसा मुझे एक बात बताइए, एक्चुअल में सेल हुआ नहीं है और कंपनी ने कैश सेल बता के फेक रिसीट्स को जनरेट किया, तो दो असर्शन में गड़बड़ होगा। कौन से दो असर्शन में गड़बड़ होगा, कैश में भी सेल में भी। सेल में गड़बड़ हुआ जीपी गलत होगा, जीपी गलत हुआ एनपी गलत होगा, समझ रहे हो आप बात को, और एनपी गलत हुआ तो शेयर कैपिटल भी गलत होगा। तो क्या प्रेजेंट एवरीवेयर वाला फैक्टर बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं एक प्रकार से, समझ रहे हैं। तो मतलब अगर सर डबल साइडेड या डबल एंट्री में ही आपके एरर है पूरा के पूरा, तो मैं कह दूंगा पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऐसी तैसी होंगी, लेकिन एक आधे अकाउंट में कुछ एरर है तो मैं कहूंगा आपके साथ ये क्या हो गया, बोलिए ना जल्दी से, असर्शन लेवल। ठीक है, अब देखिए, consider the likelihood of misstatement including possibility of multiple statements and whether the potential statement is of magnitude that could result in the material misstatement। जैसे देखिए यार, अगर सेल के अंदर गड़बड़ मुझे दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सेल एक रिपीटेड ट्रांजैक्शन लाता है, बराबर है ना, आज भी होना है कल भी होना है, पूरे 365 दिन होना है। तो अगर सेल के किसी एक ट्रांजैक्शन में गड़बड़ है, मतलब क्या मल्टीपल ट्रांजैक्शन मेरे अफेक्ट होने वाले हैं, क्या होने वाले। लेकिन मान लो एक आध बार मैंने कभी फर्नीचर खरीदा या मैंने कोई एक आध बार मैंने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, तो वो जो गलती है वो एक ही बार आपको नजर आएंगी फिक्स्ड एसेट में, क्या बार बार आप फिक्स्ड एसेट खरीदते रहते क्या ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं। लेकिन जो स्टॉक को परचेस करना है, सेल करना है, इन्वेंट्री काउंट करना है, क्या ये बार बार होते रहता है, होता है। तो ऐसे केस में इसे मैग्नीट्यूड बोला जाता है कि कितने बार आखिर ये एरर हो सकता है, बार बार हो सकता है या एक आध बार हो सकता है, उसके बारे में भी आपको देखना है। बार बार हो सकता है तो इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा, जिसका इंपैक्ट मुझे एक बार, और एक आधा ट्रांजैक्शन मतलब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो एक आध बार होने वाला है उसका इंपैक्ट क्या होगा, ज्यादा कि कम, ऑब्वियस सी बात है कम रहने वाला है, क्योंकि एक ही बार है ना। आप सोच के देखो, हर एक सेल में 10 रुपए का फॉल्ट है, अब अगर मेरे 1 लाख सेल के ट्रांजैक्शन है तो 10 लाख की यही गलती हो गई। या दूसरा अगर मैं कहूं फिक्स्ड एसेट में 1 लाख का फर्क है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन तो एक ही बार हुआ है ना, बार बार थोड़ी हुआ है, मैग्नीट्यूड बड़ी या हो सकता है अमाउंट बड़ा है, लेकिन हुआ तो एक ही बार है। यहाँ पे छोटा एरर होने के बावजूद भी नंबर ऑफ टाइम्स इतने बार हो गए तो वो फ्रॉड क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, ऐसा मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलिए एक बार रीड करो फटाफट ये चारों पॉइंट को, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा कुछ चीजें और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ो, ये पॉइंट्स पढ़ो, फिर होने के बाद ऊपर पीछे के 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। क्या हो गया, तुम दोनों हंस रहे, जब से कुछ है क्या, जो कुछ सुनाओ पूरे क्लास को, मजा आया सबको। हम्म, तो उसमें हंसने का क्या है, समझ में नहीं आया तो। और क्या समझ नहीं आया आपको, हाँ क्या, जान क्यों दूं मैं, अब बहुत ही हो गया ये तो। अब क्या हो गया भाई, क्या क्या समझ नहीं आ रहा उसको, तो तू क्यों हंस रहा है उसको ना। हाँ बताना यार, कुछ तो बता, हमको भी मजा है। चलो हो गया आपका ये पढ़ के, क्या, तो पढ़ो फिर जल्दी से अभी।
हो गया आपका? ये देखो दूसरा, हो गया इतना? चलिए आइए अब लिखना चालू करेंगे फटाफट। कहाँ तक? यहाँ तक हो गया था ना अपना असेसमेंट ऑफ, ये वाला लिखा लिया था मैंने आपको, प्रोफेशनल जजमेंट हो गया था ना। आओ लिखो फिर जल्दी से, कंबाइंड असेसमेंट ऑफ आरएमएम, जल्दी जल्दी लिखो, कंबाइंड असेसमेंट ऑफ आरएमएम। कंबाइंड असेसमेंट ऑफ आरएमएम हो गया। लिखो, ऐसे डू नॉट, एस ए डू नॉट रेफर, ऐसे डू नॉट रेफर आई आर एंड सी आर। एग्जाम में आप आई आर सी आर लिखोगे क्या? आई आर एंड सी आर सेपरेटली, सेपरेटली, but rather combined RMM is referred, but rather combined RMM is referred। उसके बाद फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन में, however auditor may, however auditor may make a separate or combined assessment, make a separate or combined assessment depending upon preferred audit technique, depending upon preferred audit technique, preferred audit technique or methodologies or practical consideration, or methodologies or practical consideration, full stop, next line, practical consideration। उसके बाद तीसरा, assessment of RMM, assessment of RMM can be in quantitative and qualitative terms, assessment of RMM can be in quantitative and qualitative terms, हो गया आपका? फिर एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो, ए आर इज इक्वल टू आई आर इंटू सी आर इंटू डी आर, बराबर है। चलो तो हम लोग क्या देखो, इससे एक लाइन आती है और वो क्या बोलते हैं, वो लाइन को देखना, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। दूसरी लाइन आती है, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ इनहेरिटेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। तीसरा आता है, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ इनहेरिटेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सबका मतलब एक ही है, बराबर है ना। चलो आओ अब देखो उसके बाद और क्या बोल रहे हैं, और डालो, फिर यहां पे डालेंगे ऐसे 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग आरएमएम, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग आरएमएम, ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग आरएमएम, हो गया। सेम चीज है, कॉपी करो उसको, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग आरएमएम, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग आरएमएम through understanding the entity and its control, through understanding the entity and its control, and understanding the entity and its environment including control, and its environment including control, हुआ इतना? कंट्रोल तक हुआ आपका, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग कंट्रोल, बराबर। अब नेक्स्ट लाइन में नीचे लिखो, नेक्स्ट लाइन में आप, ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई आरएमएम,
Objective is to identify and assess RMM. Objective is to identify and assess RMM at FS and assertion level. At FS and assertion level. हो गया इतना? हाँ, फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, it will help in providing basis for designing and implementing response to assessed RMM. Next line में, it will help to reduce audit risk to acceptable low level. It will help to reduce audit risk to acceptable low level. फिर लिखो नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव एज पर SA 315. ऑब्जेक्टिव एज पर SA 315. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट पॉइंट, ऑडिटर शाल आइडेंटिफाई एंड असेस RMM. ऑडिटर शाल आइडेंटिफाई एंड असेस RMM. उसके अंदर A FS लेवल और B असर्शन लेवल. समझा बात को जो मैं बोला अभी? फर्स्ट पॉइंट में A और B पॉइंट आ रहा है, देखो वहां पे जो लिखा है ना A और B, ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई एंड असेस RMM है, और फिर A और B पॉइंट में आएगा FS लेवल और दूसरा असर्शन लेवल. ठीक है, A और B हुआ. फिर उसके नीचे के लाइन में लिखना, टू प्रोवाइड बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. To provide basis for designing and performing further audit procedure. इतना अभी तक समझा है? चलो फिर सेकंड पॉइंट डालना. डालो, for purpose of identifying and assessing RMM, auditor shall ऑडिटर बोलो ना, ऑडिटर शाल. ठीक है, पहला identify risk by understanding entity and its environment, including IC at FS and assertion level. हो गया इतना आपका? चलिए नेक्स्ट इसमें लिखिए. फिर B पॉइंट है, identify risk and evaluate whether they affect more pervasively to financial statement level.
or affect many assertion, or affect many assertion, or affect many assertion. हो गया इतना? अब लिखो नेक्स्ट इसमें सी वाला पॉइंट लिखो, identify what can go wrong, identify what can go wrong at assertion level, at assertion level. At assertion level. उसके बाद डी वाले पॉइंट पे फिर लिखो कंसिडर लाइक्लीहुड ऑफ स्टेटमेंट. लाइक्लीहुड का मतलब क्या होता है? ऑकरेंस ऑफ स्टेटमेंट, कितने बार वो रिपीट हो सकता है ऐसी गलतियां. कंसिडर लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग मल्टीपल मिसस्टेटमेंट, इंक्लूडिंग मल्टीपल मिसस्टेटमेंट, multiple misstatement, and whether potential misstatement is of magnitude, and whether potential misstatement is of magnitude, is of magnitude that could result in material misstatement, that could result in material misstatement, that could result in material misstatement. हो गया है पक्का सभी लोगों का? एक बार सभी लोग गो थ्रू करो और किसी को कोई भी डाउट है अब भी के अब भी पूछो, जल्दी से गो थ्रू करेंगे. कितना अकरेंस, कितना इंपैक्ट कर रहा है, फार रीचिंग इंपैक्ट. क्या चाहिए रे तुमको? चैप्टर 2 चाहिए था क्या आपको कि 1? रुको एक मिनट. रुको चले आएंगे अभी. रोज का नहीं होता रे, रोज का भेजूंगा तो परेशान हो जाओगे बाकी लोग. कॉपी क्या करना है आपको मतलब? अच्छा, उसके लिए मैं दूसरी लिंक भेजता हूँ, जो लिंक पे टैप करके आप पीडीएफ खुल जाएंगे. आप वो वाली लिंक कर देता हूँ मैं, पर वो वन नोट पे नहीं होगा, वो कहीं और होगा फिर. चलो ठीक है, देखते हैं. देखो आ गया क्या रे तुम्हारे टेलीग्राम पे? नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर सकते. उत्सव की तैयारी करो फिर. रखना, शांति रखना भाई. एक ही आया, दो ही आया.
बड़ी फाइल होंगी वो बहुत ज्यादा, तो आपको जब आप सुनिए एक ही पेज पे आती है वो पूरी फाइल वन नोट की, तो आपको जब जूम करोगे तो धीरे धीरे वो, अब आपके रैम के ऊपर है, फोन के ऊपर कि कितना सपोर्ट करेगा वो, तो धीरे धीरे क्लियर होती है 4 इमेज। हाँ, ऐसा नहीं है कि सर बस क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं, नहीं, थोड़ा समय देना उसको, फोन हो जाएगा अपडेट आपका। ठीक है, ये हुआ, हैंग नहीं होगा फोन, चिंता मत करो, इतना भी बड़ी इमेज नहीं है कि हैंग हो रहा है। कितने बड़ी आई वैसे, रुको देख लेता हूँ। 5 MB की तो है। आओ, चलो ध्यान दो सभी, आओ, ध्यान दो, ध्यान दो, रुक जाओ थोड़ा सा, समझो बात को, देखो क्या कह रहे हैं अभी अपन ऐसे 315 कह रहे, ध्यान दो, अभी अपन ऐसे कौन सा देख रहे थे, अभी अपन लोग ऐसे 315 देख रहे थे सर। ऐसे 315 कहता है एंटिटी और उसके एनवायरमेंट यानी कि इंटरनल कंट्रोल को अपने को समझना होगा, जिससे अपन क्या आइडेंटिफाई करेंगे, आरएमएम को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आरएमएम को दो स्टेटमेंट पे, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल देखेंगे या असर्शन लेवल के ऊपर देखेंगे। अब आरएमएम दो चीजों के कारण आ सकता है, एक फ्रॉड के कारण और दूसरा किसके कारण, एरर के कारण, बराबर है इतना। सर फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करेंगे और ये असेस करके ढूंढा गया कि आपको ऑडिट रिस्क क्या रखना है, लो लेवल के ऊपर रखना है, कम से कम रखना है आपको ऑडिट रिस्क, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, बराबर है इतना। मुझे आप एक बात बताओ, ये तो सब ठीक है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ढूंढेंगे आरएमएम को कम करेंगे, सब बहुत बढ़िया है, लेकिन आरएमएम को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सवाल तो ये भी है ना कि आरएमएम, ठीक है आपने आरएमएम की बाद की एक्टिविटी पहचान लिया कि एआर को कम करना है अपने को, लेकिन आरएमएम को कैसे ढूंढोगे, यानी कि इनहेरिटेंट रिस्क को और कंट्रोल रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ढूंढेंगे कैसे। तो इनहेरिटेंट रिस्क या कंट्रोल रिस्क या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, बोलो, ऑडिट प्रोसीजर। ये ऑडिट प्रोसीजर आप किसके ऊपर लगाते हो बताइए, बोलिए ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो। ऑडिट प्रोसीजर आपको क्या देता है, ऑडिट एविडेंस देता है। ऑडिट एविडेंस की मदद से आप क्या करते हो, कंक्लूजन पे आप पहुंचते हो। हमारे ऑडिट एविडेंस कैसे हो, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए हमारे, बराबर है ना। आइए फिर एक और चीज सुनो ना, अब ऑडिट प्रोसीजर क्योंकि आप लगा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, ताकि आपको किसके बारे में पता चले, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में पता चले। मतलब आप ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, मैं बोल सकता हूं कि आपको, तो ऐसे ऑडिट प्रोसीजर को क्या नाम दे देंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बोलो क्या नाम दे देंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, प्यार से नाम बोलेंगे रैप। क्या नाम बोलेंगे, बोलो रैप। तो जब भी बोलो रैप करना है, मतलब अपन ढूंढना चाहते हैं किसको, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से ढूंढना चाहते हैं किसको, बोलो ऑडिट एविडेंस को, जो अपने को आरएमएम ढूंढ के बताए कि आरएमएम है या आरएमएम नहीं है तो कितना है, नहीं है तो कितना, मतलब नहीं है तो कैसे रहेगा, तो है तो कितना है, इसको अपने को आइडेंटिफाई यहां पे करना है। समझ रहे आप इतना, बोलो जल्दी से, समझ रहे हो क्या, है ना। चलिए आइए देखो, तो किसके बारे में बात करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रैप के बारे में। देखिए, द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, अच्छा ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या होता है सर, ऑडिट प्रोसीजर में टेक्निक्स होती है जिसका प्रयोग करके आपको क्या पता चलता है, आपको ऑडिट एविडेंस मिलता है, और ऑडिट एविडेंस के ऊपर भरोसा करके आप कंक्लूजन बनाते हो और कंक्लूजन से आप अपने ओपिनियन के ऊपर जाते हो। पता है आपको ये सारी चीजें। देखो हो क्या रहा है, मैं आपको पूरा समझिए आप बात को, अब चल क्या रहा है आप ये समझो। देखो सबसे पहले ना एक होती है एंटिटी, बराबर है ना। अब एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर लोगों को नहीं होता है भरोसा, तो इंटेंडेड यूजर क्या करते हैं, इंटेंडेड यूजर किसको लाते हैं, बोलो ऑडिटर को लाते हैं, और ये ऑडिटर ऑडिट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिट करता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है, और ऑडिट रिपोर्ट से इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, इतना बराबर है। अब जब से ये आया से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपना ओपिनियन देने तक वो क्या क्या करता है, तो सबसे पहले उसको यहाँ पे एंगेज होने से पहले, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने ये जो अभी मैंने इतना समझाया ये फर्स्ट चैप्टर में देखे थे। चैप्टर नंबर 2 में वो कहता है ऑडिट चालू करने से पहले आपने क्या करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, बराबर। अब यहाँ पे आपका ऑडिट चालू हो चुका है, तो ऑडिट चालू का पहला स्टेप होगा रिस्क को आइडेंटिफाई करने का। अरे भैया कितना रिस्क है पता तो चले ना, कितने हद तक रिस्क है, कौन सी रिस्क है जिसके कारण कुछ कुछ गलतियां हो सकती है, तो ये रिस्क को ढूंढने
होने की तैयारी चल रही है। अब रिस्क को अपन ने देखा कि ये सारे रिस्क होने वाले हैं, आरएमएम को देखो, तो आरएमएम को देखेंगे कैसे? तो आरएमएम को देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। आप समझ रहे क्या चल रहा है, कौन सी प्रोसीजर चल रही है ना? तो जब अपना पूरा ऑडिट कंप्लीट होगा तो अपन फर्स्ट से लेके 13 या 11 चैप्टर तक जो भी पढ़े अपन ने वो पूरी चीजें एक ही इसमें एक चार्ट में ऐसा बना के देख लेंगे कि क्या क्या कहाँ पे हुआ था करके। तो अभी अपन लोग कौन से सेकेंड पड़ाव पे है, मतलब पहला पड़ाव था एक्सेप्टेंस करने से पहले आप जो भी आपको एक्टिविटीज करना है वो कर डालो। अब पहला पड़ाव था प्लानिंग हुआ आप लोगों का, एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहले होता है प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद अब आप ऑडिट चालू करने जा रहे हो। तो ऑडिट चालू करने जो मतलब चालू हो चुका है आपका, तो सबसे पहली स्टेप है आपकी रिस्क को आइडेंटिफाई करने की। किसको आइडेंटिफाई बोलो? रिस्क को। और सबसे जो बेसिक लेवल ऑफ रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो आप किसकी मदद से कर रहे हो? रैप की मदद से। सारे लोगों को समझ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? बोलिए पक्का कंफर्टेबल है? आइए देखो यहां पे, देखिए सुनो, द ऑडिट प्रोसीजर, सुनो ना, सुन रहे हो ना? देखो नहीं सुन रहे, सुनो फिर आओ। द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग आईसी to identify and assess the RMM whether due to fraud या error at FS level is known as risk assessment procedure। देखो आपको एक बात बताऊं क्या, ये वाली लाइन तो आपने अभी कुछ देर पहले ही आप देख रहे थे RMM के अंदर, तो उसी के लिए जब आप ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो RMM को ढूंढने के लिए, तो उसी को नाम क्या दे दिया है यहाँ पे इन्होंने? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बराबर है क्या? सभी लोग बोलो। आइए अब देखो, सेकेंड, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर द बेसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कौन से चीज के लिए बोलो? आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए, चाहे फिर ये एफएस लेवल पे हो या असर्शन लेवल पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद द ऑडिटर शाल perform RAP to provide the basis for identification and assessment of RMM at FS and assertion level। ठीक है, तो ये क्या बोला फिर से देखो, ऑडिटर क्या परफॉर्म करता है? रैप, जिससे अपने को असेसमेंट एंड रिस्क आरएमएम के बारे में पता चल रहा है कि आरएमएम कितना है और कितने हद तक है। वो सारी चीजें आपको किससे पता चलेगा? रैप से पता चलेगा। ठीक है, देखो उसके बाद risk assessment procedures by themselves however do not provide sufficient and appropriate audit evidence which have to base the audit opinion। ये अपने आप में आपको ऑडिट एविडेंस ऐसे पूरा रेडी करके देते हैं क्या? नहीं, रैप आपको सिर्फ सर्कमस्टांसेस बताता है। अब उसमें से कौन सा आपके लिए ऑडिट एविडेंस है या नहीं है, ये किसकी चॉइस होने वाली है? ऑडिटर की चॉइस रहने वाली है। देखो, रैप लगाने से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन कौन से इंफॉर्मेशन से कंक्लूजन पे पहुंचना है, ये किसकी चॉइस होंगी? ऑडिटर की चॉइस होंगी। समझ रहे हैं आप बात को? आओ देखो यहाँ पे, द रिस्क टू बी असेस्ड इंक्लूड बोथ ड्यू टू एरर से भी हो सकते हैं या किसके कारण हो सकते हैं? फ्रॉड के कारण। ठीक है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन रैप? तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के अंदर कौन से टेक्निक्स का आप लोग प्रयोग करते हो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए? सबसे पहली टेक्निक कौन सी है बेटा? इंक्वायरी। बोलो कौन सी है? दूसरा है एनालिटिकल प्रोसीजर। कौन सा है? पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। पहला कौन सा है? इंक्वायरी। दूसरा कौन सा है? ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ये तीसरा यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये तीन, सुनो, ये तीन टेक्निक्स है जो एक ऑडिटर लगाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे या असर्शन लेवल पे, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई। वैसे तो ऑडिट की बहुत सारी टेक्निक्स है, चैप्टर 4 में टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स है ऑडिट की वैसे तो, लेकिन उनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो रिस्क को ढूंढने में काम आए, उसे रैप बोलेंगे। तो रैप के अंदर अपन ये तीन टेक्निक्स का प्रयोग यहां पे करते है। अब सबसे पहला, इंक्वायरी किससे करना है? मैनेजमेंट से करना है एंड अदर्स विद इन द एंटिटी। किसके बारे में बोलो जल्दी से? विद इन द एंटिटी, मतलब मैनेजमेंट हो गया या एम्प्लॉयज हो गया, क्या आप उससे इंक्वायर कर सकते हो क्या? ये बता यार, ये ऑर्गेनाइज, जैसे मान लो आप मैनेजमेंट के पास जाते हो, आप पूछते हो यार इतना कैश का धंधा है, रिस्क नहीं है क्या कैश चोरी होने का करके? आप ऐसा इंक्वायर कर रहे हो। या आप अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट से पूछ सकते हो या एम्प्लॉय से पूछ सकते हो। आपको ऐसा कुछ एम्प्लॉय से पूछ सकते हो, आपको कुछ ऐसा पास्ट में लग रहा है क्या जहां पे आपको ऐसा लगा कि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है आपको, या मैनेजमेंट कितने हद तक आपके ऊपर कंट्रोल रखता है? क्योंकि देखो, अगर मैनेजमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा तो रिस्क ऑफ फ्रॉड या एरर कम होंगे कि ज्यादा होंगे? कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैनेजमेंट जितना लीनियंट, उतने फ्रॉड के चांसेस बढ़ेंगे। मैं बोल सकता हूं ऐसा?
है ना। तो मैं ये सारी चीजें इंक्वायरी करके, इंक्वायरी का मतलब होता है पंचायत करना, जाने का, पूछताछ करते रहने का उनसे कि आपको इसके लिए क्या लगता है, उसके लिए क्या लगता है, कहाँ पे इंटरनल कंट्रोल अच्छे। उन्होंने बोला सर ये इंटरनल कंट्रोल का क्या, कैमरा तो मैं यूं ही बंद कर देता हूँ, आया वो वहां पे नीचे लाइट वाला है, वहां पे बटन बंद कर दिया तो कैमरा पूरे बंद हो जाते। आपने ऐसे ही पूछा तो आपको पता चल गया कि इंटरनल कंट्रोल को कोई भी ओवरराइड कर सकता है करके, बराबर। फिर आपने पूछा ये बताओ यार अकाउंट्स को कौन संभालता है, वो कहता है मैं संभालता हूँ। ये बताओ यार कैश को कौन संभालता है, मैं ही संभालता हूँ। अब आप सोच के देखो, जो व्यक्ति अकाउंट्स और कैश दोनों को संभाल रहा है, क्या वो आसानी से हेरा फेरी कर सकता है क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? तो ये हुआ इंक्वायरी से पंचायत, मतलब इंक्वायरी से पूछताछ करते रहने का कि क्या क्या गड़बड़ नजर आ रही है करके, ठीक है। देखो, मच ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर इंक्वायर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे, मैनेजमेंट या दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जैसे कि अकाउंटेंट हुआ बेटा, है ना। तो ये सारे इंक्वायरी आप इनसे कर सकते हो। उसके बाद देखिए, however, auditor may also obtain information from different perspective in identifying RMM through inquiry of others within entity and other employees with different levels of authority करके, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देके रखे कि आप किन किन से इंक्वायरी कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखो, इंक्वायरीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इन हाउस लीगल काउंसिल, मतलब क्या, ऐसे एडवोकेट्स जिसको अपन ने एम्प्लॉय बना के रखा है उसे बोला जाता है इन हाउस लीगल पर्संस, ठीक है। मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सच मैटर्स या लिटिगेशन या कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन, नॉलेज ऑफ फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड विद इन एंटिटी या वारंटीज, पोस्ट सेल्स ऑब्लिगेशन अरेंजमेंट, ये सारी चीजें। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो आप देखते हो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, वहां पे आपको नजर आता है यार कोई एम्प्लॉय 10,000 रुपए की उसकी सैलरी है करके, ठीक है, 10,000 की उसकी सैलरी है, और वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, कार से बढ़िया आ रहा है, कार से बढ़िया जा रहा है, तो 10,000 का तो पेट्रोल ही लग जा रहा है उसे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का ये एम्प्लॉय अफोर्ड कैसे कर पा रहा है? क्या आपको लगता नहीं ऑडिटर ने चौकन्ना होना चाहिए जब उसको ये सब चीजें दिख रही है? तो इसे चौकन्ना शब्द को क्या बोला जाता है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो ऑडिटर शुड बी प्रोफेशनली स्केप्टिक, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? जब भी उसको कोई ऐसी सिचुएशन दिखे जो दैट डजंट गो विद द सिचुएशन, या मतलब वो सही नहीं जा रहा है यार, सही नहीं बैठ रहा है वो, है ना, तो ऐसे केस में ऑडिटर यहाँ पे इंक्वायरी कर सकता है, यार ये कार वार कैसे अफोर्ड कर रहा है? तो फिर वो बोलता है कि नहीं सर ये पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, पार्ट टाइम ये बिजनेस करता है। समझ रहे बात को? तो इससे आपको इंफॉर्मेशन और मिलेंगी, जिससे आपकी जो रिस्क है वो रिस्क क्या होती है बेटा? कम होते जाती है, बराबर है क्या? और इंफॉर्मेशन देखते हैं, जैसे देखो, inquiries of employees involving initiating, processing and recording of complex या unusual transaction may help the auditor to evaluate the appropriateness of selection and application of certain accounting policies। मतलब जो व्यक्ति अकाउंटेंट है उससे पूछ सकते हो कि तुम कॉम्प्लेक्स जो आती है अकाउंटिंग एंट्रीज, जो कॉम्प्लेक्स आपको, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कुछ कुछ एंट्रीज है ना केवल और केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है, इसका इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं आता। जैसे बैड डेट्स की एंट्री हो गई, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई, इसके लिए क्या कैश इनफ्लो आउटफ्लो थोड़ी हो रहा है, ये तो केवल जर्नल में आने वाली है। तो अपन पूछेंगे ऑन व्हाट बेसिस आप ये जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, वो बेसिस हमको बताओ करके। समझ रहे बात को? तो ये सारी चीजें के रिगार्डिंग आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं क्या? बोलिए जल्दी से, कर सकते हैं क्या, है ना। तो मुझे बताइए रैप करते वक्त 3 ऑडिट टेक्निक्स कौन सी है? सबसे पहला कौन सा है? इंक्वायरी। दूसरा क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर। तीसरा क्या है? ऑब्जर्वेशन। याद आ रहा है आपको? ऑब्जर्वेशन एंड क्या था उसके अलावा? एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, आइए अब सेकंड में आपके साथ जो बातचीत करने जा रहा हूं वो सेकंड कौन सा होने वाला है? एनालिटिकल प्रोसीजर। कौन सा होगा बोलो जल्दी से? एनालिटिकल प्रोसीजर। देखो एनालिटिकल प्रोसीजर का क्या मतलब होता है? देखिए एनालिटिकल प्रोसीजर क्या कहता है? एनालिटिकल प्रोसीजर का कहना है कि आप लोग है ना फाइनेंशियल, क्या बोला मैंने, बोलो फाइनेंशियल, और इसके साथ साथ नॉन फाइनेंशियल, क्या बोला? पहला फाइनेंशियल और इसके साथ साथ नॉन फाइनेंशियल डेटा को अगर आप इकट्ठा करते हो ना तो इससे आप अलग अलग जजमेंट बना सकते हो। क्या बना सकते हो बोलो? जजमेंट बना सकते हो। जैसे मैं आपके साथ एग्जांपल दूंगा, सुनिए बात को एकदम बढ़िया से, ठीक है, आओ सुनो। अगर मुझे यहां पे देखना है, मान लीजिए मैं देखना चाहता हूं कि मेरा आउटवर्ड सप्लाई का जो जीएसटी है, क्या कहा मैंने, बोलो? आउटवर्ड सप्लाई का जो मेरा जीएसटी है
क्या वो बराबर से पे हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे ये चेक करना है एक बार, या एक ऑडिटर कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करना चाहता है तो वो क्या चेक करता है, वो चेक करता है कि कितने यूनिट से, मान लो 3 यूनिट से अपने पास 3 प्रोडक्ट्स में अपन डील करते ए बी और सी करके, बराबर है। अब मान लो ये जो ए का रेट है ये रेट है 5,000 रुपए का, ये जो बी का रेट है ये 7,000 रुपए का, और जो सी का रेट है ये 3,000 रुपए का, ठीक है, ये रेट है। अब मैं बोलूंगा ये हो गया मेरे पास फाइनेंशियल डेटा। अब कितने, अब देखो कौन सा, सुनिए ना बात को, क्या कह रहा हूं मैं, कौन सा प्रोडक्ट बिका, क्या ये नॉन फाइनेंशियल डेटा है, क्या एबीसी प्रोडक्ट्स नॉन फाइनेंशियल डेटा है, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स कितना बिका, मान लो ये 10 यूनिट बिके, ये 20 यूनिट बिके और ये 10 यूनिट बिके, तो ये कितना होगा, 30,000 रुपए होंगे। और ये कितने होंगे यहाँ पे बताइए, 1,40,000 होंगे क्या, है ना। और ये कितने होने वाले, 50,000। और इन सबको टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है आपको यहाँ पे, 2,20,000, बराबर है क्या, इतना बोलिए जल्दी से। अब 2,20,000 मतलब मैंने क्या फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा को मर्ज करके मैं पहुंचा एक रिजल्ट के ऊपर। अब इसके ऊपर अगर मैं मान लीजिए 10%, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 10% का अगर जीएसटी है तो मैं क्या कहूंगा, भैया मुझे 22,000 रुपए दिखना चाहिए मेरे आउटवर्ड सप्लाई में जीएसटी में। क्या 22,000 नजर आ रहा है क्या मेरे को, ये बात बताओ करके, समझ रहे हैं आप बात को। तो अगर 22,000 नजर आए तो मैं कहूं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है ही नहीं करके, लेकिन 22,000 नहीं नजर आ रहा, वहां पे सिर्फ 18,000 ही नजर आ रहा है। तो ऐसे केस में ये जो डिफरेंस आया, ये जो वेरिएशन मुझे मिला, क्या मैं इस वेरिएशन को डिटेल में चेक करूंगा, क्या, ऑब्वियस सी बात है डिटेल में चेक करूंगा। इसे बोला जाता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा का कंपेयर करके कोई कंक्लूजन पर पहुंचना। क्योंकि आपने यहाँ पे एनालिटिकल माइंड आपका लगाया, तो इस प्रोसीजर का नाम क्या देके रखा है, एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या दिया जाता है, बोलो, एनालिटिकल प्रोसीजर। जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे 1,000, ये नॉन फाइनेंशियल डेटा है, लेकिन हर एक वर्कर को 4,000 रुपए का मंथली सैलरी है, तो ऐसे केस के अंदर एक मंथ का कितना यहाँ पे पेमेंट जाने वाला है, तो एक मंथ का 40 लाख रुपए मंथली पेमेंट यहाँ पे जाने वाला है। और अगर 12 महीने के लिए हम लोग करते हैं तो 48 लाख के आसपास आपके वेजेस जाने चाहिए। अगर आपको वहां पे 50 लाख नजर आ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे इन दोनों के बीच का जो वेरिएशन है, ये 2 लाख का है, ये क्यों है। तो हो सकता है कभी कभार ओवर टाइम दिया गया हो, कभी कभार किसी मंथ में ज्यादा एम्प्लॉय को हायर किया हो सकता है बहुत सारी चीजें हो, तो उसके कारण ये 2 लाख का वेरिएशन आ रहा है। ये जो आपने किया ये भी क्या होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर। समझे आप बात को, बोलिए। उसके बाद एक और चीज समझ रहे, क्या आप नहीं समझ रहे, आप सुनो, फिर एक और सुनो। मान लो 40,000 रुपए आपका रेंट है, ठीक है, 12 महीने के लिए आप रेंट पे करते हो, नॉन फाइनेंशियल डेटा है रेंट, अमाउंट पे कर रहे हो 40,000 रुपए, टोटल कितना हुआ यहाँ पे बोलिए, 4 लाख, कितना हुआ, 4,80,000। आप बोलते हो 5,80,000 पीएनएल में दिख रहा है, तो आपने क्या गड़बड़ की, हो सकता है 1 लाख का सिक्योरिटी एडवांस वो आपने पीएनएल में दन्ने से डाल दिया होगा डेबिट, तो ऐसे इसमें हम लोग कहेंगे ये भी क्या हुआ, एनालिटिकल प्रोसीजर हुआ। समझ रहे हैं क्या आप बात को, है ना। जैसे देखो एक और, समझे कि नहीं समझे, समझे ना, पक्का समझा। एक और चीज, जैसे जो कैप्स करता है कि नंबर ऑफ एडमिशंस कितने हुए और हमने बुक्स कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, वो चीज है। पिछले बार हुआ था नंबर ऑफ एडमिशन 100 और 120 ऑडिट के क्वेश्चन बैंक डिस्पैच कर दिए, फिर बाद में समझा कि बुलाया तब 80 थे और अब 20 ही बुलाना था, लेकिन पता मतलब कैसे हुआ ये नहीं जानता, क्योंकि साइन नहीं लिए थे, आखिरी में डिलीवर हुए थे तो साइन नहीं लिए थे। तो ये क्या हुआ, ये एरर, समझ रहे आप बात को, इसे बोलेंगे एरर, या जो रिस्क ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा अगर वो कैप्स को ऑडिट करता है। भाई जब एडमिशन 100 थी तो 120 बुक कैसे चले गए, ठीक है, बस वो दिखना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो चेक कर सकता है कोई, समझ रहे। तो ये सब चीजें क्या हुआ बेटा, बोलिए जल्दी से मुझे, ये सारी चीजें होती है एनालिटिकल प्रोसीजर। कम ऑन एवरीवन, समझे ना। आइए चलेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर, फोकस करना, स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना। देखो analytical procedure performed the RAP may identify aspects of the entity of which auditor was unaware and may assist in assessing the risk of material misstatement in order to provide basis for designing and implementing responses to assess risk. Analytical procedure performed as RAP may include कौन सा डेटा, देखो, both financial and non financial information, मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन का प्रयोग करेंगे अपन लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड स्क्वायर फुटेज ऑफ सेलिंग स्पेस और अ वॉल्यूम ऑफ गुड्स सोल्ड करके आ जाइए। एनालिटिकल प्रोसीजर में हेल्प टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स एंड अमाउंट्स, रेशियोज, ट्रेंड्स दैट माइट इंडिकेट मैटर्स दैट हैव ऑडिट इम्प्लीकेशन। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपने देखा होगा कि शेड्यूल 3 के अंदर 2 ईयर के डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट में, यहाँ पे अगर अपन बैलेंस शीट देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना पिछले साल का भी डेटा है और इस साल का भी डेटा है, बराबर है। तो अगर मैं पिछले साल और इस साल के डेटा को कंपेयर करते हुए चलूंगा तो मुझे क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ, घटे है कि बड़े है बेटा? बड़े है, बराबर ना, बड़े। और मैं जब एडिशन या मैं जब यहाँ पे स्टेटमेंट चेक करता हूँ फिक्स्ड असेट रजिस्टर फार में चेक करता हूँ ना, तो मुझे उसके अंदर एडिशन में एंट्री नहीं नजर आ रही है। तो मैं कहूंगा ये भी एक रिस्क है कि आपने ट्रांजेक्शन को ओवरलुक कर दिया करके, समझ रहे? तो ये सारी चीजें आती है या जो मुझे देखते हुए चलना है। कौन सा चैप्टर है अपना? ये है क्या? ये क्या? नहीं, ये क्या? नहीं, ये। आओ देखो क्या, unusual or unexpected relationship that are identified may assist auditor in identifying RMM, especially risk of material misstatement due to fraud, है ना। मतलब इनका क्या कहना है, अगर आपको कोई अनयूजुअल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो गए तो आप पक्का समझ जाते हो कि ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है करके। समझ रहे हैं आप बात को? चाहे इसमें हो या वैसे हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। आइए चलो ध्यान देंगे, सुनिए। हाउएवर, क्या बोला मैंने, ध्यान दो। हाउएवर when such analytical procedure use data aggregated at high level, बहुत भारी बोला है, सुनो क्या, देखो। however when such analytical procedure use data aggregated at higher level which may be situation with analytical procedure performed as RAP, the result of those RAP only provide broad initiation या initial indication about RMM which may exist। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इनका क्या कहना है, देखो हायर लेवल पे जब आप डेटा को परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि इनका कहना है, जैसे देखो 4,80,000 और 5,80,000 में आपको डिफरेंस नजर आया, तो हायर लेवल पे केवल डिफरेंस आपको दिख रहा है कि हाँ रिस्क है करके, बराबर। अब जब मैं रेंट को एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करूंगा, मतलब लोअर लेवल या माइक्रो लेवल पे जाके जब मैं ट्रांजैक्शन को चेक करूंगा, तो मुझे एक्चुअल रीजन फॉर फ्रॉड नजर आने वाला है। क्या आपको पहले से पता होगा कि 1,00,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट इधर का उधर हुआ करके? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है किसी मंथ में मैंने मतलब किसी मंथ में मान लीजिए जहां पे स्टॉक मुझे ज्यादा रखना है तो 2 मंथ के लिए मैंने दूसरे गोडाउन लिया था 50-50 हजार के रेंट पे, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना आप बात को। तो ऐसे केस में इनका कहना है लोअर लेवल पे जाके आपको एक्चुअल रिस्क का क्या पता चलता है, एक्चुअल रिस्क का एनालिसिस या प्रॉब्लम पता चलता है कि कौन से कारण या कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण ये रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है। चलिए आइए ध्यान दो बस आखिरी 4 लाइन फिर छुट्टी। देखिए, accordingly in such cases consideration of other information that has been gathered when identifying RMM together with the results of such analytical procedure may assist the auditor in understanding and evaluating the analytical procedure। जैसे for example क्या बोला है, देखो यहाँ पे ये सप्लाई ऑफ जीएसटी के बारे में बात करूंगा। ये जो सप्लाई ऑफ जीएसटी हुआ है, आपको यहाँ पे 22,000 आपके हिसाब से निकलना था आउटवर्ड सप्लाई में, लेकिन मैं बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहा हूं तो 20,000 ही नजर आ रहा है। तो मैं फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से चेक करता हूं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से कैसे 20,000 आया। तो क्या आपको लगता नहीं मुझे दोनों के बीच में डिफरेंस नजर आ सकता है करके? बोलिए ना। ऐसे भी हो सकता है कि कुछ कुछ क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जब सेम स्टेट के अंदर आपको मूवमेंट करना होता है, मान लीजिए मेरी एक ब्रांच है ना मुंबई में, मुंबई में मैं स्टॉक भिजवाना चाहता हूं ना, मैं भिजवा सकता हूं। अब देखो वो है आउटवर्ड सप्लाई मेरे एंटिटी के लिए, लेकिन मेरी एंटिटी को गुड्स जा रहे हैं, तो क्या मैं सेल थोड़ी बोलूंगा उसके ऊपर, तो जीएसटी वहां पे चार्ज नहीं होगा। लेकिन जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डालते हो या आउटवर्ड सप्लाई में, क्या वो काउंट हो रहा है कि मेरे हाँ मेरे ब्रांच से तो गुड्स जा रहे हैं करके, तो मेरे आउटवर्ड सप्लाई में काउंट हुआ। लेकिन मेरा जो सेल है, क्या एक्चुअल सेल में वो चीजें काम आने वाली है क्या? नहीं, वो काम नहीं आने वाली, वो काउंट नहीं होंगे। तो ये आपको रीजन आइडेंटिफाई ऐसे होता है।
कम ऑन एवरीवन, समझ रहे हैं आप बात को, है ना। तो ये सारी चीजें आती है जो आपको चेक करना है एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर। चलो तो हम लोग देख क्या क्या रहते हैं जल्दी जल्दी बता देंगे, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ सर। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, बहुत भारी है आज का, घर पे जाके कम से कम 2 बार पढ़ने का आज के टॉपिक को, ठीक है, आज से अगले 2-3 तक, ठीक है, जब तक ये टॉपिक रैप का कंप्लीट नहीं होता। मटेरियलिटी या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आने तक ये वाले कॉन्सेप्ट को 2 बार पढ़ना। देखो हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं, सबसे पहली बात तो अपन लोग अभी रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऐसे स्टेज पे जहां पे ऑडिट चालू करने से पहले मैं, देखो यार कितने हद तक ऑडिट परफॉर्म करना, इसके लिए मुझे यह जानना जरूरी है कि ऑडिट के अंदर रिस्क कितनी है। अब रिस्क कितनी है मतलब कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, क्योंकि डिटेक्शन रिस्क पे तो कंट्रोल मेरा है ना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे कंट्रोल किसका है बेटा, एंटिटी का है। तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकता हूं और अपने ओपिनियन को चेंज कर सकता हूं। तो आरएमएम को ढूंढने के लिए मैं कौन सी प्रोसीजर लगाता हूं, रैप लगाता हूं। कौन सी लगाता हूं बोलो, रैप। तो रैप का मतलब होता है ऐसे टेक्निक्स का प्रयोग करना, क्या करना बोलो, ऐसे टेक्निक्स का प्रयोग करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, जो मुझे क्या ढूंढ के देता है, जो मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करा के देता है। क्या करा के देता है बोलो, रिस्क आइडेंटिफाई करा के देता है। किससे रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड। कौन से लेवल पे, एफएस लेवल, असर्शन लेवल पे, किसके कारण रिस्क आ सकती है, फ्रॉड के कारण, एरर के कारण, बराबर है इतना। आइए अब रैप में 3 प्रकार की चीजें होती है, 3 प्रकार की चीजों या 3 प्रकार के टेक्निक्स का प्रयोग करके मैं एविडेंस को ढूंढ सकता हूं। पहला कौन सा है, इंक्वायरी। दूसरा कौन सा है, एनालिटिकल प्रोसीजर। तीसरा कौन सा है, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। तो यहां पे सबसे पहला इंक्वायरी में क्या बोला कि आपने पूछताछ करना चाहिए। किससे पूछताछ करूं मैं, मैनेजमेंट से करूं और किससे करूं बताइए, जो एम्प्लॉइज है ना उनसे भी क्या मैं पूछताछ कर सकता हूं क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, जैसे कि अकाउंटेंट हो गया, उससे मैं पूछताछ यहां पे कर सकता हूं और वहां पे मैं ढूंढूंगा रैप को। फिर दूसरा बोला एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर कहता है कि आपको क्या करना है ना, आपको एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने का मतलब होता है कि आपके पास फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, फिर से बोलो कौन सा, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों मौजूद है। उससे आप एक कंक्लूजन पे पहुंचो, मतलब आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में सोचो। फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपने सोच लिया, अब एक्चुअल रिजल्ट को देखो। अब दोनों अगर सेम है तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, लेकिन दोनों में अगर डिफरेंस है तो क्या दिक्कत की बात है, क्या फिर दिक्कत की बात है, बराबर है। ये कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर। सारे लोग समझे, एक बार गो थ्रू करो एनालिटिकल प्रोसीजर को। कोई सवाल है अब भी के अब भी पूछो। कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ रही है अब भी के अब भी पूछेंगे क्लास में। तो उससे डिफरेंस अपने को समझ गया यहाँ पे कि कौन सी चीज के कारण डिफरेंस आ रहा है। तो बस अपन फिर रिस्क नहीं है ना, अगर जेन्युइन रीजन है तो रिस्क थोड़ी है। रिस्क कहाँ पे, जहां पे समझ नहीं आ रहा डिफरेंस क्यों है ना। ये हो गया पढ़ के आपका। ये देखो एक छोटा सा ही पॉइंट बच रहा है यार फिर। सैटरडे को आपके टेस्ट है ना, ठीक है। हो गया, डन है। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नहीं आज